बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू बाइट्स। पेशे खिदमत है एक नई जिन्नाती कहानी सोलोमन। मैंने अपनी होश एक गरीब खानदान में संभाली थी। मेरे वालिद साहब रहमत अली कराची के एक इलाके कोरंगी में जनरल स्टोर चलाते थे। मैं उनका एक लौता बेटा था। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके वालिद ने उनको सिर्फ चंद जमातें पढ़ने दी थी। ताहम उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर हालात की तंगी की वजह से वो अपने इस शौक को अमली जामा नहीं पहना सके। अब उनका सारा शौक मुझे आला तालीम दिलवाने में सरफ हो रहा था। मैट्रिक तक तो आसानी से पहुंच गया, मगर उसे आगे के अखराजात बर्दाश्त करना मेरे वालिद साहब के बस की बात न थी। लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरह कर्जा लेकर मुझे FA के लिए एडमिशन ले दिया। मुझे पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी। सही पूछिए तो मैं सिर्फ वालिद साहब की खुशी के लिए ही पढ़ता था और इतनी ही मेहनत करता था कि बस पास हो जाऊं, ताकि वालिद साहब की रकम जो उन्होंने मेरी तालीम पर खर्च की थी वो जाया न हो सके। बकौल मेरे असातिज़ा मेरा जहन बहुत अच्छा था। जो चीज एक बार मुझे बता दी जाती वो कभी नहीं भूलती थी। ताहम मेरी एक खामी से सभी तंग थे। वो ये कि जब मैं कोई काम पूरी तवज्जो से कर रहा होता तो मुझे अपने इर्द गिर्द की कोई होश नहीं होती थी। इर्द गिर्द जो कुछ भी हो जाए मुझे पता नहीं चलता था। मिसाल के तौर पर मुझे बचपन से ही कार्टून देखने का बहुत शौक था। जब भी टेलीविजन पर कार्टून लगते तो मैं इतना मगन हो जाता कि वालिदैन बुलाते रह जाते और मुझे उनकी आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। एक दफा कार्टून देखते हुए मेरी वालिदा ने गरम गरम चाय मुझे पीने के लिए दी। मैं कार्टून्स में इतना मगन हुआ कि मुझे चाय का पता ही ना चला। जब कार्टून खत्म हुए तो मैंने अपनी वालिदा से बहुत एहतजाज किया कि उन्होंने चाय तो रख दी मगर मुझे नहीं बताया, जिसकी वजह से वो ठंडी हो गई। उन्होंने बहुत कहा कि उन्होंने मुझे आवाज दी थी, मगर मैं न माना। इसी तरह से अक्सर स्कूल में पढ़ते हुए मुझसे मेरे दोस्तों ने कई बार ये शिकायत की कि जब मैं कुछ लिख रहा होता हूँ तो अक्सर उनकी बात का जवाब नहीं देता। मैं खुद भी अपनी इस खामी से तंग था। इसकी वजह से मुझे बहुत खफ़त का सामना करना पड़ता था। जब लोग मुझ पर हंसते थे और मुझे बिल्कुल याद भी नहीं आता था कि मैंने उनकी आवाज सुनी हो। मेरे वालिद साहब बहुत मजहबी शख्स थे। वो एक बुजुर्ग बरकत शाह साहब के मुरीद थे। बरकत शाह साहब सिलसिला कादरिया के खलीफा थे। इसी सिलसिला में एक तावीज मेरे गले में हर वक्त पड़ा रहता था। मुझे नहीं याद कब पहली बार उसको मैंने देखा था। शायद ये मेरी पैदाइश के वक्त मुझे पहना दिया गया था, मगर वालिद साहब की सख्त ताकीद थी कि मैं इसको अपने से जुदा हरगिज न करूं। वो हर जुमेरात को शाह साहब के पास हाजिरी के लिए जाते थे। शाह साहब भी बहुत नेक इंसान थे। मैंने उनको हमेशा नेक काम करने की नसीहत करते सुना था। वो किसी से भी न्याज नहीं लेते थे, बल्कि अक्सर गरीबों की मदद करते थे। मुझे इतना याद है कि हमारे घर में कोई भी बड़ा काम शाह साहब की राय लिए बगैर नहीं होता था। यहाँ तक कि मेरा नाम भी शाह साहब ने ही तजवीज किया था। यहाँ ये बात भी बताता चलूं कि शाह साहब को मुझसे खास उन्स था। मैं जब भी वालिद साहब के साथ उनके पास जाता वो मुझे अपने पास बुलाकर अपने बिल्कुल करीब बिठा लेते और बहुत प्यार करते। ये उन्हीं की खास शफकत का नतीजा था कि मैं अपने वालिदैन का एक फर्माबरदार बेटा था और अक्सर नमाज भी पढ़ लिया करता था। मैं अपनी दास्तान की इब्तिदा उसको आपसे करूंगा जहां से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। ये उस दिन की बात है जिस दिन मैं पहली दफा कॉलेज गया था। मैं बहुत खुश था क्योंकि आरिफ जो मेरे बचपन का दोस्त था, इत्तेफाक से उसका सेक्शन भी वही था जो मुझे एलोकेट हुआ था। इसका मतलब था कि हम दोनों कॉलेज में भी इकट्ठे रह सकते थे। उस रात मैं कुछ जल्दी सो गया था ताकि सुबह वक्त पर उठकर कॉलेज जा सकूं। उस रात मैंने वो ख्वाब देखा, एक बहुत ही बुजुर्ग हस्ती जिनकी दाढ़ी नाफ से भी नीचे तक जा रही है मुझे बड़ी तवज्जो से देख रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा हमको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। इतनी सारी कुर्बानियां जाया मत होने देना। वो काम तुम्ही को करना है और कोई नहीं कर सकता। ऐसा न हो कि तुम अपनी जिंदगी में इतना मगन हो जाओ कि सब कुछ जाया हो जाए। अभी मैं उनकी बात पर गौर कर रहा था कि एक बहुत बड़ी काली चमगादड़ तेजी से आती है और उस बुजुर्ग को उठाकर ले जाती है। मैं हक्का बक्का देखता रह जाता हूँ। बस ये बात याद रह जाती है कि बुजुर्ग की आंखों में बड़ी बेबसी होती है, जैसे वो कुछ कहना या करना चाह रहे थे मगर उस हमले की वजह से ना कर सके। इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई।
उसी वक्त फजर की आजान मेरे कानों में पड़ी। मैं नमाज का पाबंद तो ना था, मगर जब कभी फजर के वक्त आंख खुल जाती तो नमाज जरूर पढ़ लेता था। इसी ख्वाब के बारे में सोचते हुए मैंने वुजू किया और नमाज पढ़ी। मुझे इतना मालूम था कि जो ख्वाब सुबह को फजर की नमाज के वक्त आता है वो सच्चा होता है, मगर इस ख्वाब की कोई ताबीर मुझे समझ नहीं आ रही थी। कुछ देर तक मैं इसके बारे में सोचता रहा, फिर मेरी दिमागी रो कॉलेज की तरफ चली गई। आज कॉलेज में दूसरा दिन था और मुझे कॉलेज की आजादी बहुत अच्छी लगी थी। जिस मर्जी क्लास को चाहो छोड़ दो, कोई सख्ती नहीं थी। आज मेरा प्रोग्राम दोस्त के साथ क्लिफ्टन जाने का था। घर वाले यही समझते कि हम कॉलेज में हैं और हम लोग कॉलेज की असेंबली अटेंड करके निकल जाते। हकीकत में ये प्रोग्राम आरिफ का था। मैंने तो सिर्फ साथ देने की हामी भर ली थी, मगर मैं इसके बारे में बहुत पुरजोश था। बड़ी बेचैनी से कॉलेज के वक्त का इंतजार किया और फिर नाश्ता करके कॉलेज की तरफ चल पड़ा। माँ ने हंसपे मामूल जाते हुए 1 रुपए का एक नोट मेरी जेब में डाल दिया। मुझे पैसों की कभी परवाह नहीं होती थी, मुझे सिर्फ अपने साइकिल की मरम्मत वगैरह के लिए इसकी जरूरत पड़ती थी। मैंने आरिफ के घर का रुख किया और उसको साथ लेकर कॉलेज चल पड़ा। हंसपे प्रोग्राम 9 बजे की असेंबली के बाद हम बाहर निकल आए। हमारा एक दोस्त क्लास में हमारी प्रॉक्सी अटेंडेंस के लिए तैयार था, इसलिए अब कॉलेज की हमें कोई फिक्र न थी। क्लिफ्टन जाते हुए रास्ते में आरिफ ने कहा, सुलेमान, तुम कभी साहिल समुंदर गए हो? एक बार वालिद साहब के साथ, मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि साहिल पर मगरबी सिमत में एक छोटी सी कुटिया है, कभी देखी है वो? आरिफ ने सवालिया लहजे में पूछा। नहीं यार, मैंने जवाब दिया। तुम्हें मालूम है बाबा को सैरो सियाहत का बिल्कुल भी शौक नहीं है। वो तो अम्मा ने कहा कि बच्चे को समुंदर ही दिखा दो, तो पापा मुझे यहाँ ले आए थे। बस कुछ देर समुंदर दिखाया कि ऐसा होता है और बस। मेरे जवाब पर आरिफ मुस्कुराने लगा, फिर बोला, लो अब जी भर कर देख लेना। जब हम क्लिफ्टन पहुंच गए तो साइकिल एक स्टैंड पर लगाकर हम लोग साहिल पर निकल पड़े। समुंदर बहुत भला लग रहा था। समुंदर की लहरें अपनी सरकशी दिखा रही थीं। थोड़ी देर ऐसे ही नजारा करने के बाद आरिफ ने मुझे इशारा किया और हम लोग मगरबी सिमत चल पड़े। मेरी आंखें उस कुटिया को तलाश कर रही थी और मैं सोच रहा था कि इसमें देखने वाली क्या चीज हो सकती है। कुछ देर चलने के बाद हमें वो कुटिया नजर आ गई। हैरत की बात यह थी कि उस कुटिया के बाहर कुछ लोग बड़े न्याज़मंदाना अंदाज में खड़े थे। आरिफ ने उनको देखते ही कहा, वो देखो कुटिया। इसका मतलब है कि वो सब बातें सच हैं। कौन सी बातें? मैंने हैरत से पूछा। सुलेमान, मैंने सुना है कि इस कुटिया में एक बुजुर्ग बाबा रहता है और कभी कभी मौज में आकर वो कुछ करामात दिखाता है, जैसे जिन्न हाजिर करना, जिन्नों से बातें करना, किसी भी एक शख्स के बारे में उसके माजी और मुस्तकबिल की बातें वगैरह वगैरह। आरिफ ने तफसील बताते हुए कहा, बाबा कब बाहर आएगा? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। कोई नहीं जानता, आरिफ ने जवाब दिया। बाबा अपनी मर्जी का मालिक है, कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। लोग यहाँ पर अपनी अपनी मुरादें और ख्वाहिशें लेकर आते हैं और बाहर बैठकर इंतजार करते हैं। बाबा खुद ही बाहर आता है और जिसकी मुराद या ख्वाहिश वो चाहे पूरी करता है। हम लोग तकरीबन 2 घंटे तक वहाँ इंतजार करते रहे और फिर वापस आ गए। इस तरह आजादी से घूमना मुझे बहुत अच्छा लगा था, खास तौर पर कॉलेज के स्टडी टाइम में। एक रात मैंने वही ख्वाब फिर दोबारा देखा। हैरत की बात यह थी कि मैं सारा दिन इस ख्वाब को भूले हुए था और रात को सोते हुए भी मेरे जहन के किसी गोशे में इसके बारे में कोई सोच नहीं थी। मगर फिर भी वो ख्वाब फिर आया और उसी तरह सुबह फजर की आजान पर मेरी आंख खुल गई। उस दिन और कोई खास बात न हुई। कॉलेज में भी रूटीन में क्लासें पढ़ी क्योंकि कोई खास प्रोग्राम नहीं था, मगर दिन में कई दफा उस ख्वाब के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया, मगर मेरे पास उसकी कोई ताबीर नहीं थी। एक दफा दिल में आया कि वालिद साहब से इसका जिक्र करूं, मगर फिर सोचा ऐसे ही वो संजीदा हो जाएंगे कि शायद कोई बुजुर्ग हकीकत में मुझे बुला रहा हो वगैरह वगैरह। उस रात में खास तौर पर उस ख्वाब के बारे में सोच रहा था और मेरा ख्याल था कि वो ख्वाब आज फिर आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन आरिफ ने असेंबली के बाद फिर निकलने का कहा। चूंकि मुझे समुंदर पर जाना अच्छा लगा था, इसलिए मैं फिर साथ हो गया। क्लिफ्टन पहुंचकर इस बार हम कमीज उतारकर पानी में घुस गए। बड़ा लुत्फ आया। चूंकि कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए उनको सुखाने के लिए हम ऐसे ही साहिल पर घूमने लगे।
अचानक हमने उस कुटिया को देखा। वहां एक मजमा इकट्ठा हुआ था। हम समझ